हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वीटी भाटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनट postulated that if we go on dividing matter मतलब पदार्थ we shall get smaller and smaller particles। कहने का मतलब ये है कि इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कनट नाम था। उन्होंने पॉस्टुलेट किया था कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो पदार्थ को डिवाइड करते रहेंगे तो हमें सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल मिलेगा। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम, लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, उसके बाद उसमें और डिवीजन नहीं हो सकती। तो उस सबसे छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे, क्या नाम था उनका? पखुदा कतायाम नाम था उनका। उन्होंने इसको एलेबरेट किया, जो उन्होंने बोला था। किसने बोला था? महर्षि कनट ने बोला था। उसको एलेबरेट करके इन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? मैटर की बहुत सारी फॉर्म्स मिलती हैं, वेरियस फॉर्म्स मिलती हैं। अराउंड द सेम इरा, उसी सेम इरा में एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे। कौन थे? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे। उन्होंने सजेस्ट किया इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने भी यही सेम बात कही कि अगर हम पार्टिकल को डिवाइड करते मतलब मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो पार्टिकल हमें मिलेगा लास्ट में, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स। डेमोक्रिटस ने उन इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या बोला? जो डिवाइड और नहीं कर सकते, उन पार्टिकल को बोला एटम्स। एटम्स मतलब इंडिविजिबल, जो और डिवाइड नहीं हो सकते। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसंट्रेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज़। मतलब ये सब जो भी बोला गया था सिर्फ एक फिलोसफी पे बेसिस था, मतलब कोई भी इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया गया था इसको वैलिडेट करने के लिए कि क्या ये सच है या नहीं है। ये सब चलता रहा कब तक? टिल 18th सेंचुरी। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी का एंड था, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। साइंटिस्ट ने डिफरेंस रिकॉग्नाइज किया किस किस के बीच में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में। एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। और उन्हें इंटरेस्ट आया ये जानने में कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं और क्या होता है जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, एंटोइन एल लेवोइजियर, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इन्होंने क्या किया? 2 लॉ दिए थे किसके? केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये किसके द्वारा हुए थे एस्टेब्लिश? लेवोइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। उसमें से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। ये कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसके अंदर? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और दूसरा लॉ क्या दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ में क्या कहा गया है? जो लेवोइजियर था उन्होंने बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलकर नोट किया था कि जो बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। और सारे कंपाउंड जो मतलब सारे कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं, वो भी सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर इट। मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो कंपाउंड कहाँ से आए हैं या किसने प्रिपेयर किया है, लेकिन कंपाउंड के अंदर जो मैटर होता है वो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है सेम प्रोपोर्शन में होता है। इन अ कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, कंपाउंड जैसे कि वाटर H2O, उसमें जो हाइड्रोजन का मास होता है और जो ऑक्सीजन का मास होता है वो ऑलवेज किसके रेशो में होता है? 1:8 में रहता है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, कि पानी कहीं से भी लिया गया हो उसका रेशो सेम रहता है। दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर पानी लिया 9 ग्राम उसको डिकम्पोज किया तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि वाटर को किस रेशो में मिला था? वाटर हमें 1:8 में। सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो किसके रेशो में प्रेजेंट होते हैं? 14:3। बाय मास वॉट एवर द मैथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड, मतलब किस मैथड के थ्रू और किस सोर्स के थ्रू वो मिला है हमें वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा।
क्या मास रहेगा 14⁻3। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे क्या मिला, हमें एक लॉ मिला, कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। इस लॉ को किसने बताया था, प्राउस्ट ने बताया था। क्या बताया था उसने, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, कौन, जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिक थ्योरी दी थी, किसके ऊपर, नेचर ऑफ मैटर के ऊपर दी थी। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। डाल्टन ने क्या किया था, जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का जो आइडिया था उसको लिया, जो कि पहले तो फिलोसफी माना जाता था, फिर बाद में उस चीज़ को मानने लगा कि हाँ ये बात सच है कि एटम्स इतने बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स। उसने भी उसका नाम एटम ही लिया था क्योंकि जो ग्रीक्स ने दिया था। एंड सैड दैट, उन्होंने कहा, किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा, दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। Dalton's atomic theory provided an explanation for the laws of conservation of mass and the law of definite proportion। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किसको किया था, दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ऑल मैटर, सारे के सारे मैटर, भले वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और इस थ्योरी के, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कुछ पॉस्टुलेट्स भी थे। क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं हमें पता है किसके मिलके बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब और डिवाइड नहीं किए जा सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जिन्हें ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी एलिमेंट हमें दिया हुआ है, उसके जो एटम्स होते हैं उसमें जो मास होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम है वो कंबाइन किसके रेशो में करते हैं, स्मॉल होल नंबर के रेशो में कंबाइन करते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं, मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हमें गिवन है तो उसके जो रिलेटिव नंबर होंगे, जो एटम्स के, मतलब एटम्स के जो टाइप होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। जो सारे एटम्स जो होते हैं वो उनसे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम क्या होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। जितना भी मैटर पाया जाता है हमारे आसपास वो सारा किससे मिलके बना होता है, वो सारा मिलके बना होता है एटम से। अब एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। वो इतने छोटे होते हैं जितने कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना ही कंपेयर कर सकते हो। मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज थिन शीट ऑफ पेपर। अगर आप मिलियन से भी ज़्यादा एटम्स को लेके स्टैक कर दो, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दो, तो एक लेयर बनेगी, वो भी कितनी मोटी, जितने शीट होती है, पेपर शीट जो होती है उतनी बनेगी। मतलब इतने छोटे होते हैं एटम्स। अब एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1/10⁹ मीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर कितना होता है 10⁹ नैनोमीटर। रिलेटिव साइज़ दे रखे हैं हमें, रेडियाई दे रखा है मीटर में, और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे 10⁻⁻10 किसका रेडिया है, हाइड्रोजन के एटम का। 10⁻⁻9 किसका है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, मतलब H2O का। 10⁻⁻8 किसका है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का। 10⁻⁻4 किसका, ग्रेन ऑफ सैंड का। 10⁻⁻3 किसका है, आंट का। और 10⁻⁻1 किसका, एप्पल का। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। हम उन्हें देख तो नहीं सकते एटम्स को, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते रहते हैं जो भी हम काम करते हैं उस चीज़ को। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। अब जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
जो एलिमेंट्स जो सरफेस होती हैं, जो एटम्स को शो करती हैं, उसकी मैग्नीफाइड इमेज को देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये सिलिकॉन की सरफेस है, एटम्स दिखा रहे हैं आपको, ये कितने छोटे छोटे एटम्स होते हैं। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन क्या थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के लिए सिंबल का यूज़ करना स्टार्ट किया, वो भी बहुत एक स्पेसिफिक सेंस में। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. जब उन्होंने किसी भी एलिमेंट का सिंबल यूज़ किया तो उनका मतलब ये भी था कि उस एलिमेंट की डेफिनेट क्वांटिटी कितनी है, मतलब किसी भी एलिमेंट का एक एटम की बात कर रहे हैं हम। Berzelius suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element. Berzelius एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, जो एलिमेंट का स्टार्टिंग का एक या दो वर्ड होता है, सॉरी एक या दो लेटर होता है, उससे मिलके बने होने चाहिए। ये आपको सिंबल्स दे रखे हैं, जो किसने बताए थे, डाल्टन ने बताया था। जैसे हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना एंड मरकरी। ये सिंबल्स किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या हुआ, द नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर डायरेक्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टार्टिंग में जो नेम थे एलिमेंट्स के, वो कहाँ से डिराइव किए गए थे, उस जगह से डिराइव किए गए थे जहाँ पर वो पहली बार मिले थे वो एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, कॉपर है, कॉपर का नाम पहले सिप्रस से मिला था कॉपर, इसलिए सिप्रस जगह का नाम है। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ नाम क्या है उनके कलर्स को देख के लिए गए। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड का इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है, गोल्ड इंग्लिश से लिया गया, इसका मतलब क्या होता है, येलो। नाउअडेज, आजकल IUPAC नेम होता है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म आप लर्न कर लेना। ये क्या होती है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स, जो एलिमेंट्स के, सिंबल्स के, यूनिट्स के नाम को अप्रूव करती है। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। जो सिंबल्स होते हैं वो स्टार्टिंग इंग्लिश में होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले लेटर या दो लेटर के नाम पर ही देखा जाता है। जो फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, जो सिंबल का जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो सेकंड लेटर होता है हमेशा स्मॉल लेटर मतलब लोअर केस। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, तो H कैपिटल लिख लिया। एल्यूमिनियम में हम दोनों कैपिटल नहीं लिखेंगे, A भी कैपिटल L भी कैपिटल नहीं लिखेंगे, पहला एक कैपिटल लिखेंगे और बाद में L स्मॉल लिखेंगे। अब कोबाल्ट में हम कैपिटल C लिखेंगे, स्मॉल O लिखेंगे, ना कि कैपिटल C कैपिटल O लिखेंगे। कैपिटल C और कैपिटल O लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ना, लेकिन हम तो कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। कुछ एलिमेंट्स के सिम्बल्स क्या होते हैं, जो उस नाम के पहले लेटर से लिए जाते हैं, लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, और जो लास्ट में स्पेलिंग में जो लास्ट में लेटर आता है उससे लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्लोरीन, तो इसमें Cl हो गया, जिंक इसमें Zn हो गया। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। जो बाकी सिम्बल्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, एलिमेंट्स के, लैटिन से, जर्मन से और ग्रीक से। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, जो आयरन का सिंबल Fe है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, क्योंकि उसका लैटिन नेम क्या है, फेरम है। सोडियम का क्या है नाम, Na, मतलब सोडियम का सिंबल क्या है, Na है, ये कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम, जिसका लैटिन नेम है। पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, और इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल, इसलिए जो जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक नाम है और उनका एक यूनिक केमिकल सिंबल है। जैसे हमें सिंबल्स दे रखे हैं, ये हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो हमें खुद ही याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैपिटल B स्मॉल r, कैल्शियम का कैपिटल C स्मॉल a, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। सिंबल्स दे रहे कुछ एलिमेंट्स के। एटॉमिक मास क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज द एटॉमिक मास, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने प्रपोज किया किस चीज़ को, एटॉमिक मास को। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, सारे एलिमेंट के पास उनका एक अपना एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल, इस थ्योरी की वजह से क्या हुआ, जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन दिया था वो सही से एक्सप्लेन हो पाया, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो किसी भी एटम का एटॉमिक मास को इजीली मेजर कर पाई। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, अब कोई भी एक इंडिविजुअल एटम लिया, उसका मास को डिटरमाइन, उसके मास को मतलब नापना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। उस चीज़ के लिए क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया, वो भी किसके थ्रू,
लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू, और फिर जो कंपाउंड बने उसके थ्रू, मतलब कंपाउंड फिर उसके बाद बन जाता है। एक कंपाउंड है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट, ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइंस विद 4 ग्राम ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन कम्बाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। जब 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है किसके साथ, 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन से कितने टाइम्स में, 4/3 टाइम्स में। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, जिसको पहले क्या बोलते थे, AMU, लेकिन जो अब लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन जो आई है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाता है, अब U लिखा जाता है। U मतलब यूनिफाइड मास, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम के इक्वल होता है। देन वी वुड असाइन कार्बन एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U, तो इसलिए कार्बन के एटॉमिक मास को हम क्या बताते हैं, 1.0 U, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 1.33 U। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर्स एज होल नंबर्स, ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा कि हम डेसिमल में ना लेके इनको होल नंबर्स में ले, या फिर होल नंबर्स के आसपास ले, जितना पॉसिबल हो सके। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, जब सर्च कर रहे थे बहुत सारे एटॉमिक मास के यूनिट्स के लिए, तो साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या लिया, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। जो किसी भी मतलब मास था, एटम का मास था, उसका 1/16 पार्ट लिया, वो भी किसका, कौन से एटम एलिमेंट का, ऑक्सीजन का एलिमेंट का। दिस वॉज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स, ये रिलेवेंट क्यों लगा, 2 रीज़न की वजह से। क्यों ऑक्सीजन ही क्यों लिया, बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड्स बनाता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर, ये जो एटॉमिक मास यूनिट है उससे क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके जो मास मिले वो होल नंबर्स मिले, क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं चाहिए थे। हाउएवर इन 1961 में क्या हुआ, फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, जो मतलब पूरी दुनिया में जो एक्सेप्ट किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप चूज़ किया गया, किस चीज़ के लिए, मेजरिंग एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया इस चीज़ को। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक जो एटॉमिक मास यूनिट होता है इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कहने का मतलब ये है जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली 1/12, वो भी किसके, कार्बन 12 के जो एटम होता है उसके मास के बराबर होता है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसके साथ किसके रिस्पेक्ट में उसको ढूंढा, मतलब किसके रिस्पेक्ट में उसको माना जाता है, कार्बन 12 के एटम के रिस्पेक्ट में। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, जो एटम का एवरेज मास होता है एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब एटॉमिक मास दे रखे कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन का यूनिट तो इसकी U होती है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो मिल जाते हैं लार्ज नंबर में, जिससे क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, अब मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, केमिकली जुड़े रहते हैं, टाइटली जुड़े रहते हैं, किसके थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, से क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल टर्म में डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो किस चीज़ के लिए कैपेबल होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और उस सब्सटेंस की सारी एक्साइड प्रॉपर्टी को शो करती है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के हों या फिर डिफरेंट एलिमेंट के हों, जब वो जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन का सिंबल क्या है, कैपिटल ए स्मॉल आर, हीलियम का कैपिटल H स्मॉल ई, वो किसका मिलकर बना होता है, ओनली एलिमेंट का ओनली एक ही एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन ज़्यादातर ये सब कुछ नॉन मेटल केस में ऐसा नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है O2 होता है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना था, 2 एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब O2 बोलते हैं। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हो तो वो क्या बनाता है, ओजोन बनाता है, मतलब O3 बनाता है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटमिसिटी। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, मतलब जितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटमिसिटी बोलते हैं। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। जिसमें मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन हो गया, उनके सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती है, बट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो जुड़े रहते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की मैं एटमिसिटी दे रखी है, जैसे नॉन मेटल है आर्गन, इसलिए मोनोएटमिक होता है क्योंकि Ar होता है, हीलियम He होता है मोनोएटमिक, ऑक्सीजन O2 होता है तो इसलिए डायटोमिक, डाई मतलब 2, हाइड्रोजन H2 डायटोमिक, नाइट्रोजन N2 डायटोमिक, क्लोरीन Cl2 डायटोमिक, फॉस्फोरस P4 होता है टेट्राटोमिक, सल्फर S8 होता है इसलिए पॉलीएटमिक। बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है इसलिए पॉलीएटमिक। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो सारे साथ में मिलते हैं, वो किसके अंदर, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिलते हैं, मतलब डेफिनेट मात्रा में मिलते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑफ कंपाउंड्स के। अब वाटर है, वाटर किससे बना होता है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसका रेशो बाय मास मैंने ऊपर बताया था आपको कि फिक्स रहता है 1:8। अमोनियम NH3 होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसका रेशो बाय मास क्या होता है, 14:3 होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इसमें कार्बन होते हैं ऑक्सीजन होता है, इसका रेशो बाय मास क्या होता है, 3:8 होता है। अब ये कुछ हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, रेशो बाय मास, एटॉमिक मास, मास रेशो बट्टे एटॉमिक मास और सिंपलेस्ट रेशो। जैसे हाइड्रोजन ले लिया हमें एलिमेंट और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि रेशो बाय मास कितना है। अब एटॉमिक मास जनरली डबल होता है रेशो बाय मास के। अब मास रेशो बटे एटॉमिक रेशो कर देंगे, ये 1/1 हो गया, ये 8/16 हो गया, और सिंपलेस्ट रेशो निकाल लिया, फिर हमारा ये है कि 2:1। इसलिए हम कह सकते हैं जो जैसे जो रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर, मतलब H2O जो होता है, HO लिखेंगे अभी, तो क्योंकि वाटर में H2O है तभी तो 2:1 आया, क्योंकि H2 होता है। आयन क्या होता है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। जो कंपाउंड्स है जो मेटल्स के नॉन मेटल्स के बने होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज होते हैं। चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं, हम आयंस बोलते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस के अंदर सिंगल चार्ज एटम हो सकता है, फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, नेट चार्ज होता है। आयन नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। अगर आयन नेगेटिवली चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, हम कैटायन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं सोडियम क्लोराइड का, मतलब NaCl। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन होता है, मतलब Na+ होता है। नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, क्लोराइड आयन होता है, मतलब Cl- होता है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, एटम्स का ग्रुप जिसके अंदर चार्ज होता है, जो चार्ज कैरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटमिक आयन बोलते हैं। अब मैं कुछ आयनिक कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। उनका रेशो बाय मास क्या होता है, 5:2 होता है। अब मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, इसका रेशो बाय मास क्या होता है, 3:4 होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, इसका रेशो बाय मास 23:35.5। जैसे ऊपर रेशो बाय मास बताया था मैंने, आपको याद करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही ये पीरियोडिक टेबल आप याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल शायद चैप्टर नंबर 4 में है। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का, वो उसकी कंपोजिशन को मतलब कैसे दिखाते हैं। केमिकल फॉर्मूला वो है कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, मतलब सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देना, NaCl पूरा नाम ना लिख के। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। अलग अलग कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला हम इजीली लिख सकते हैं। फॉर दिस वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स। उसके लिए हमें सिम्बल्स लर्न करने पड़ेंगे और एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को लर्न करना पड़ेगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं कि उनके अंदर, एलिमेंट के अंदर कितनी कंबाइनिंग पावर है, कितनी कैपेसिटी है कंबाइन करने की। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी से हमें क्या होता है कि जो किसी भी एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे ज्वाइन होगा, कैसे कंबाइन होगा किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए।
द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। जो वैलेंसी होती है किसी एटम की, मतलब किसी भी एटम की, जो एलिमेंट के एटम्स होती है, उसे हम सोच सकते हैं किसी भी एटम के हाथ और आर्म्स की तरह। आर्म्स मतलब कंधे की तरह, मतलब हम इसको भुजाएं भी कह सकते हैं एक तरीके से। जो कंधे से लेकर हाथ तक का हिस्सा होता है उसको आर्म्स बोलते हैं, लेकिन हैंड्स क्या होते हैं, हैंड्स हमारे होते हैं जो कलाई से लेकर उंगलियों तक का हिस्सा होता है उसको हम हैंड्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स, ह्यूमन बींग्स की 2 भुजाएं होती हैं। एंड ऑक्टोपस हैव 8, ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं होती हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर, अगर एक ऑक्टोपस को कुछ लोगों को इस मैनर में पकड़ना है कि दैट द ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस, के सारे ऑक्टोपस की जो 8 आर्म्स होती हैं, एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस, और सारे आदमियों के दोनों आर्म्स जो होती है वो लॉक हो जाए, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड, कितने ह्यूमंस को वो ऑक्टोपस पकड़ सकता है। जैसे हमने ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट किया किससे, ओ से, ह्यूमंस को किससे रिप्रेजेंट किया, एच से, तो हमें इसके लिए क्या मिलेगा, OH4। इसके लिए फॉर्मूला मिलेगा। ये जो 4 दिखा रखा है इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, कि ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमंस को पकड़ा है, ये दिखा रहा है। ये नेम्स और सिंबल्स दे रखे कुछ आयंस के हमें। सोडियम का सिंबल Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu+, मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2+, जिंक का Zn2+। ये आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगा, बस 2-3 बार आपको पढ़ने के बाद पढ़ना पड़ेगा मतलब। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। और रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसी इन अ ब्रैकेट, जो रोमन न्यूमरल होते हैं वो उसकी वैलेंसी को ब्रैकेट में शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।